राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। हमारी जो गौ माता है, हमारी जो गाय माता है, वो मनुष्य जाति के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। हमारे लिए, खास करके भारतीयों के लिए तो उससे अद्भुत और प्रमुख चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। ये हमारे लिए ईश्वर का बहुत अद्भुत वरदान है। गाय और गाय के जो पदार्थ हैं, गाय हमें दूध देती है। गाय दूध के साथ में गौमूत्र का त्याग भी करती है और गोबर भी हमें प्रदान करती है, और ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूध तो अमृत स्वरूप है, गाय का गोबर लक्ष्मी स्वरूप कहा गया है, और मूत्र से अद्भुत कोई पवित्र चीज़ इस दुनिया में नहीं है, इस संसार में नहीं है। ये तीनों अलग अलग तरीके से बहुत सारा प्रभाव देते हैं, बहुत सारे लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन जब इनका मिश्रण तैयार कर लिया जाता है, क्योंकि दूध से भी कई पदार्थ निर्मित होते हैं। दूध से दही निर्मित होता है, मक्खन निर्मित होता है, घी निर्मित होता है, छाछ बनती है और नाना प्रकार के अन्य पदार्थ बनते हैं। तो गाय जो हमें जो पदार्थ प्रदान करती है, उनसे अनगिनत पदार्थों का निर्माण होता है। लेकिन हम गाय के 5 पदार्थों को लेकर एक पंचगव्य दिव्य निर्मित करते हैं, मिश्रण निर्मित करते हैं, और इस मिश्रण में अद्भुत गुण रहते हैं। ये रसायन के रूप में हमारे ऊपर असर करता है। ये हमारे मनुष्य जाति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वातावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर तरीके से इसमें अनेक गुण रहते हैं। तो इस विषय में थोड़ा आगे बढ़ें, उससे पहले एक रिक्वेस्ट, एक अनुरोध आपसे है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, और मेरे इस वीडियो को अपने गौ मित्रों तक शेयर करना अवश्य कोशिश करें, ताकि जो गौ सेवा के कार्य में लगे हैं, गौ रक्षण के कार्य में लगे हैं, उनको मेरी तरफ से एक मार्ग सूझ जाए, ताकि वो गौरक्षण के कार्य को सहजता से और प्रसन्नतापूर्वक कर सकें। तो अब हम अपने विषय पर आते हैं। जब से हम लोगों ने, यहाँ संसार ने मॉडर्न खेती को अपनाना शुरू किया है, उसके बाद से कई अद्भुत परिणाम निकले हैं। यद्यपि यदि भारत की बात की जाए तो भारत ने जब से मॉडर्न खेती की शुरुआत की, मॉडर्न खेती को अपनाया, तब से हम चावल और गेहूं के मामले में तो आत्मनिर्भर हो गए, या फिर हम कहें चावल और गेहूं हमारे आहार का प्रमुख खाद्यान्न बन गया। हमने अपने जो परंपरागत खाद्यान्न थे, जो अन्न थे, उनका सेवन त्याग दिया। उससे पहले हम गेहूं और चावल की जगह अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार कई अन्य अनाजों का ऋतु के अनुसार सेवन करते थे। हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में बाजरे का सेवन होता था, ज्वार खाई जाती थी, मक्का का सेवन किया जाता था, कई जगह जई का प्रयोग होता था, मंडुआ का प्रयोग होता था, कोदों का सेवन किया जाता था, सामा का प्रयोग किया जाता था। कई जगह और दूसरे अन्य ऐसे खाद्य थे, चावल पदार्थ थे, जिनका हम सेवन करते थे। इसलिए हमारे यहाँ खाद्यान्न को लेकर कभी समस्या नहीं हुई। लेकिन जब से हमने अपने खाद्यान्न को गेहूं और चावल तक सिमट के रख दिया, उसके बाद से एक और परिवर्तन हमें देखने को मिला। क्योंकि तब से, जब से हमने चावल और गेहूं को अपना प्रमुख आहार बना लिया, उस समय से खेती में कई तरह के रासायनिक खादों का खुलकर प्रयोग होने लगा। रासायनिक खादों के साथ में कई तरह के कीटनाशक दवाएं हैं, जो खरपतनाशक दवाएं हैं, उनका भी बहुतायत से प्रयोग होने लगा। उसके भी 2 परिणाम हुए, क्योंकि जब हम ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, इन दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो फसलों को काफ़ी मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता रहती है। बार बार उनको सींचना पड़ता है। तो सिंचाई की उपलब्धता के लिए पहले तो हम कुओं पर निर्भर होते थे, तालाब सरोवर पर भी निर्भर होते थे। लेकिन मॉडर्न खेती के साथ में एक और हमें विधान मिल गया, एक और रास्ता मिल गया। उस रास्ते को भी हमने भरपूर मात्रा में प्रयोग किया। हमने जगह जगह ट्यूबवेल खोल दिए, समरसीबल लगवा दिए, ताकि हमारी फसलों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सके। यहाँ से एक और परिवर्तन हुआ। गेहूं और चावल का जब से हमने प्रयोग किया, गेहूं के अंदर एक अद्भुत क्षमता रहती है, क्योंकि आजकल गेहूं की जो फसल है उसको जेनेटिकली तैयार किया गया है, तो उसमें उसके जो मूल तत्व थे उससे कुछ तत्व अलग हो गए हैं। पहला तत्व तो ये अलग हो गया है कि गेहूं के अंदर ग्लूटेन की मात्रा बढ़ गई है।
ग्लूटेन हमारे पेट में जाकर प्रतिक्रिया दिखाता है और पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करके रख देता है। इसी तरह जब से हमने प्राकृतिक चावल की जगह, मोटे चावल की जगह या बिना पॉलिश चावल की जगह पॉलिश्ड चावल का सेवन करना शुरू कर दिया है, तब से और समस्याएं खड़ी हो गई हैं। तब से ग्लूकोज हमारे पेट में पहुँच कर बहुत सहजता से डाइजेस्ट हो जाता है और सहजता से पूरी मात्रा में हमारे खून में पहुंचकर कई तरह के प्रभाव दिखाने लगता है। तो जब से हमने गेहूं और चावल का प्रयोग किया, हमारे पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया थी वो सामान्य रही, हमारे खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लग गया, कई तरह की जो हमारी मेटाबॉलिक क्रिया है वो डिस्टर्ब होती चली गई और फिर हम रोगों की तरफ बढ़ते चले गए। हमारे अंदर जो चुस्ती होती थी, जो साहस रहता था, पुरुषार्थ की क्षमता रहती थी, शक्ति रहती थी, चेतना रहती थी, वो सब धीरे धीरे गायब होती चली गई। हम अपनी स्फूर्ति खोते चले गए, हम सुस्त होते चले गए, हम परिश्रम से जी चुराने लग गए। और जब से हमने अपने खेतों में पर्याप्त मात्रा में पानी का प्रयोग करना शुरू कर दिया, बार बार पानी देना शुरू कर दिया, उससे एक और प्रभाव पड़ा। प्रभाव ये पड़ा कि भूमि के अंदर हमें ज़्यादा गहराई में प्रवेश करना पड़ा, क्योंकि भूमिगत जो जल का स्तर है निरंतर घटता चला गया। और उसके कारण पिछले 20-25 सालों में देश के करीब 60% हिस्सों में जल की जो आपूर्ति है मुश्किल होती चली गई है, क्योंकि अब हमारे भूमिगत जल स्रोत भी धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं। इसलिए एक वार्निंग दी गई है। वार्निंग तो दिए भी 20-25 साल हो गए कि धीरे धीरे ये स्थिति नहीं रही, हमने पानी की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और जो प्राकृतिक रूप में ईश्वर के माध्यम से जो इस जल हमें प्राप्त हुआ था उसका भरपूर हमने प्रयोग नहीं किया, हमने उसको संचय की प्रक्रिया को नहीं समझा। तो हम यदि इसी तरह से भूमिगत जल का प्रयोग करते रहे तो निश्चित रूप से आने वाले 15 से 20 साल में देश के अधिकांश हिस्सों में पानी की कमी हो जाएगी। अब एक चीज़ इसके साथ में एक और होती है कि जब हम भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं, भूमि के अंदर अधिकतम गहराई तक जाते हैं, तो जल के साथ सिर्फ पानी नहीं आता, जल के साथ काफ़ी मात्रा में रेत आती है, रेत के साथ में हैवी मेटल्स आते हैं, हैवी मेटल्स में आर्सेनिक हो जाती है, जिंक हो जाती है, लौह हो जाती है। ऐसे कई जो खनिज तत्व हैं पानी के साथ ऊपर आते हैं और हमारी भूमि पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो जब से हमने भूमिगत जल को ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना शुरू किया, बार बार अपने खेतों में सिंचाई के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी देना शुरू किया, तब से एक और नई प्रक्रिया शुरू हुई, तब से नई एक स्थिति और भी खड़ी होती चली गई। उसके कारण जैसे जैसे हमने खादों का प्रयोग किया तो खादों से हमारी जो मिट्टी है, खेतों की जो मिट्टी है वो हार्ड होती चली गई। उसके अंदर जो हमारे पोषक कारक जीवाणु होते थे, रसायन होते थे, जो पोषक तत्व होते थे, उनकी मात्रा घटती चली गई। हमारी जो खेतों की मिट्टी है हार्ड होती चली गई, उसका उपजाऊपन घटता चला गया और जिसको कहते हैं ह्यूमस, पोषकता, मृदा की पोषकता, वो मिटती चली गई। फिर उसको जब हमने पृथ्वी के नीचे से गहराई से पानी को ऊपर उठाया तो उसके साथ में जो हैवी मेटल्स आए, जो रेत आई, उसने ढकना शुरू कर दिया और उसके बाद एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। उसके साथ प्रक्रिया ये शुरू हुई कि हमारे खेत बंजर होते चले गए, हमारे खेत मिट्टी का रूप लेने चले गए। अब उसकी उपजाऊपनता में उतना क्षमता नहीं रही जो पहले होती थी। तो अब तो समस्या एक और खड़ी हो रही है। फिर जो हैवी मेटल्स नीचे से आ रहे हैं वो सुरक्षित हमारे लिए भी नहीं है, हमारी वनस्पति के लिए, हमारी फसलों के भी लिए नहीं है, क्योंकि इन हैवी मेटल से हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। शरीर पर तो प्रभाव उसका भी पड़ता है जिस रासायनिक खादों का हम आहार सेवन करते हैं या जिन दवाओं का छिड़काव हम अपनी फसलों पर करते हैं, अंततः वो भी हमारे शरीर में पहुंचते हैं और हमारे साथ जो दूसरे जीव जंतु रहते हैं, हमारे पालतू पशु रहते हैं, उनके शरीर में पहुंचकर भी वो असर दिखाते हैं। तो इससे एक तो बीमारियों का प्रकोप शुरू हो गया है। हमारी जो भूमि है, हम जिस भूमि पर गर्व करते थे और मॉडर्न खेती ने जैसे हमें आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी है, हम आत्मनिर्भर के मामले में भरपूर मात्रा में गेहूं, चावल आदि पैदा करने लगे। अब वही मॉडर्न खेती अब हमारे दुख का कारण बनती जा रही है। हमारे खेत अपनी उर्वरता गंवाते जा रहे हैं, हमारे जो खेत हैं वो बंजर होने की श्रेणी में लगे हुए हैं और
निश्चित रूप से जो फसलों की उत्पादकता है वो प्रभावित हो रही है। तो अब इस चक्र से कैसे बाहर आएँ? क्योंकि एक साथ कई चक्र खुल गए, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया, हम बीमार होते चले गए, हमें ऐसी ऐसी बीमारियां घेरती चली गई जिनका इलाज अभी भी स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। हमारा वातावरण बदलता चला गया और हमारी मिट्टी जो है अपना उपजाऊपन खोते चली गई, वो बंजर होती चली गई। तो अब इसका हल क्या है? तो इसका हल किसी के पास नहीं है, अभी तक तो नहीं है। प्रयोग होंगे, प्रयोगों से कुछ आश्वासन भी मिलेंगे, लेकिन समाधान नहीं निकलेगा। इसका एकमात्र समाधान वही है कि हमारी गौ माता इस पर कृपा कर सकती है। गौ माता के अंदर वो क्षमता है कि आज हमें स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है, वातावरण को यथावत समान स्थिति में लाने की क्षमता भी रखती है, और वही हमारी भूमि की इस बंजरता को समाप्त कर सकती है। क्योंकि गाय के जो पदार्थ हैं, जो दिव्य तत्व हैं, दूध तो अमृत तुल्य हमारे लिए है, लेकिन ये तत्व पृथ्वी के लिए भी है। लेकिन गाय के जो दूसरे पदार्थ हैं, जो मूत्र है, जो गोबर है, उसके अंदर तो ऐसे सक्रिय रसायन रहते हैं, ऐसे एंजाइम्स और जीवाणु रहते हैं जो इस बंजरता को तोड़ सकते हैं। क्योंकि उनके अंदर ऐसी क्षमता है कि वो जटिल जो रासायनिक कण होते हैं उनको विखंडित करने की क्षमता रखते हैं। वो बंजर भूमि में पुनः जीवाणु को विकसित करने की क्षमता रखते हैं। उनके अंदर क्षमता है कि वो भूमि की पोषकता को फिर से सामान्य स्तर पर ला सकते हैं, और इसीलिए हम गाय के इन पदार्थों का प्रयोग करते हैं। वैसे तो वेदों के समय से गाय के महत्व को हमने समझा है। वेदों के समय से हजारों सालों से हम गाय के मूत्र का, गोबर का, दूध का या दूसरे पदार्थों का अपने खेतों में प्रयोग करते रहे हैं, और प्रयोग करते ही नहीं रहे, अच्छे परिणाम भी लेते रहे। और आज भी हम निश्चित रूप से अपनी भूमि की उर्वरता को, अपनी भूमि की उस अनुपजाऊपन को, उस बंजरता को सिर्फ उसी के माध्यम से दूर कर सकते हैं। क्योंकि आज भी इन पदार्थों को क्षमता है कि बंजर भूमि को समान स्तर दे सकते हैं। यदि आप इसको प्रयोग करेंगे तो इससे न केवल आप अपनी खेतों की बंजरता को समाप्त कर पाएंगे, खेतों की जो पोषकता है उसको सामान्य स्तर पर ला पाएंगे, अपने खेतों की जो खनिज तत्वों की स्तर है उसको उठा पाएंगे, बल्कि उसके हार्डपन को दूर कर सकेंगे। उसके अंदर पुनः उन जीवाणुओं को सक्रिय कर सकेंगे जिस जीवाणुओं को हमने अपनी नासमझी के कारण या फिर अपनी ज़्यादा ज्ञान के कारण, मॉडर्नता के कारण गंवा दिया। और उसके कारण परिणाम तो हम देख ही रहे हैं। परिणाम हमारे स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, हमारे प्रकृति पे पड़ रहा है, हमारे मौसम और क्लाइमेट पे पड़ रहा है, हर तरह पर परिणाम पड़ रहा है। तो उससे हम बहुत त्रस्त हैं। मैं अपनी या आपकी बात नहीं करता, पूरी दुनिया त्रस्त है। तो उससे भंवर जाल से कैसे बाहर आ सकते हैं? तो उससे बाहर आने का रास्ता सिर्फ गौ माता के पास में है। तो गौ माता के कार्य में यदि आप लगे हुए हैं, गौ संरक्षण के कार्य में, गौ रक्षा के कार्य में लगे हुए हैं, तो आप बहुत अच्छा, इससे श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं हो सकता। लेकिन आप उसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो सफलता फिर गौ माता के माध्यम से संभव है कि गाय के जो दिव्य पदार्थ हैं, आप इनका सही से प्रयोग करिए, उस पंचगव्य का निर्माण करिए, अपने किसान भाइयों को बांटिए, और यदि आप स्वयं किसान हैं तो उसका उपयोग करिए। तो निश्चित रूप से आप इन रसायन खादों से बच सकते हैं। आपको कम से कम मात्रा में प्रयोग करने की आवश्यकता होगी, लेकिन भरपूर मात्रा में आप खेती कर सकते हैं, फसल ले सकते हैं, और ऐसी फसल ले सकते हैं जिसे इतनी मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं, ना तो किसी रसायन आधारित खाद की ज़रूरत पड़ती है, ना फिर वो जो कीटनाशक दवाएं हैं उनको प्रयोग करना पड़ता है। आप सिर्फ